हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज मयंक कुंडू जी हमारे साथ। मयंक ने यूपीएससी का भी उनको एक्सपीरियंस है और फाइनली यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हैं एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो अब जो आपका फाइनल लैग बचा है, प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, ताकि वो फाइनल कल्मिनेशन हो, एक सर्विस मिले, उसमें हेल्प करने के लिए मयंक कुंडू है। मयंक, वेलकम। हाउ आर यू? थैंक यू सर। मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। तो मयंक, आपका ये मैंने सेशन मेनली आप ही को, बच्चों को आज गाइड करना है थोड़ा, है ना? जो सर भी सर पहले एक बार थोड़ा आप बता दो बेसिक, है ना? फिर सर। देख लेंगे ना, क्वेश्चन जो होंगे इनके क्वेश्चन ले लेंगे बाद में। राइट सर। यस प्लीज। सर थोड़ा सा पहले बेसिकली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पीसीएस का इंटरव्यू का कैसे होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में। यहाँ जनरली सर यहाँ पे वो टोकन नंबर मिलता है सबको। तो उसमें आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं होती है पूरे इंटरव्यू में। आपका नाम और कहाँ से आप आ रहे हैं वो नहीं पता होता है। तो मेरे केस में भी सर लकीली वो लोगों को नहीं पता था, मेंबर्स को। मतलब ऑल्दो मैं भी हरियाणा से हूँ सर, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता था अगर ये चीज़ होती। बट वो टोकन नंबर से आपका आइडेंटिटी वही रहती है पूरे इंटरव्यू में। उसके बाद सर जैसे सब्जेक्ट, आपसे सब्जेक्ट का प्रेफरेंस पता होता है कि किस बैकग्राउंड से आप हो। तो जो भी आपको बोर्ड असाइन होता है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाला बोर्ड आपको असाइन होता है। तो इससे सर एक चीज़ क्लियर है कि सब्जेक्ट रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपके बैकग्राउंड से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जैसे सर मेरे 3 बार का एक्सपीरियंस है सर, तीनों बार मैंने इंटरव्यू दिया और तीनों बार ही बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं सर। तो मेरा जो एक लर्निंग ये रही है सर, बट आप ऑनेस्ट, जितने ऑनेस्ट रहते हैं आप इस इंटरव्यू में, क्योंकि पर्सनालिटी का टेस्ट है सर पूरा एक, मतलब इसमें नॉलेज के बेस पे सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि नॉलेज के बेस में सर यूपी के बारे में मुझे मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता था। मतलब फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊं सर, मुझे डिस्ट्रिक्ट्स भी नहीं पता थे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो नॉलेज वाला सर नहीं पार्ट रहा, बट हाँ ये रहा कि थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है सर। और बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो तो तैयारी के दौरान तैयार हो ही जाते हैं। बायलिंगुअल होता है सर, किसी तरह का कोई इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में बता दें, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में बता दें। और इंग्लिश में पूछा जाए और कंफर्टेबल नहीं हो आप इंग्लिश में रिप्लाई करने की तो हिंदी में बता दें। बहुत ही कॉर्डियल माहौल रहता है सर। कोई ऐसा लैंग्वेज बैरियर, कोई स्ट्रिक्ट लैंग्वेज रूल नहीं है। रेस्ट सर बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड तो क्वेश्चंस रहते ही हैं। जैसे मैं स्टार्ट करूं, मतलब बहुत कुछ, एक एक दो कुछ वियर्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, उस ग्रंथ में कितने पेजेस हैं। जस्ट टू, वो एक कॉन्फिडेंस चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता ज़्यादा। या जैसे आपसे ही पूछ लिया, मेरे से एक टेबल पे एक बुक रखी थी, तो बोला कि इस बुक में बताइए कितने पेजेस हैं। तो वो उन क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है, बस वो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिलाने के लिए, क्योंकि उस समय इतना नर्वस वैसे ही होता है आदमी। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सर। कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि यूएन का जनरल सेक्रेटरी कौन है। वो कुछ वन वर्ड टाइप, उनका उनका भी कोई जिसका बता पाओ तो ठीक है। और नहीं तो सॉरी कहने में सर मेरे ख्याल से कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ जो कोर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ थोड़ा सा नॉलेज वाला टेस्ट हो जाता है सर। रेस्ट सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मतलब मेरे तीनों बार के एक्सपीरियंस में रहा है सिचुएशन में आपको कि आप एसडीएम है आप एक जगह, और इस तरह का कुछ हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस रहते हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस बाकी आपके हॉबीज से पूछ लेते हैं सर क्वेश्चन। मतलब इनिशियल स्टार्ट ऐसे ही होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर आपकी प्रेफरेंस, सर्विस प्रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सर, कि आपने एसडीएम के बाद डिप्टी एसपी ना भर के एआरटीओ क्यों भरा है, या आपने एसीसीटी क्यों भरा है, या नायब तहसीलदार क्यों भरा है बीडीओ से ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जस्ट टू आपको देखने के लिए भी आपको हर पोस्ट के बारे में नॉलेज है, या आपका क्या आइडिया है उस पोस्ट को लेके। एक सेकंड, मैं बाकी बच्चों को कहूंगा जो साथ हैं या जो देख रहे हैं वीडियो, तीन चार बातें जो सर बता रहे हैं नोट कर लो। एक तो पहले बताएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है थोड़ा इस पे मैं एलोबरेट कर देना एक बार, कैसे वो सर सब्जेक्ट वाले होंगे। दूसरा इन सर ने बताया कि आपका सिचुएशन वाले, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है। थर्ड जो रैपिड फायर जो रैंडम है उन पे घबराना नहीं है, तो 3 पॉइंट ये हो गए। और फोर्थ अभी जो लास्ट वाला क्या था, मैं बता, सर्विस से सर, जैसे आपकी सर्विस सर्विस प्रेफरेंस है प्रेफरेंस ना, क्या है। ऊपर नीचे वो क्यों भरी है। तो आपको एटलीस्ट अब मैं इनका तीनों इंट्रो का अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्क्स अच्छे हैं, तो ये सेशन इसीलिए करवाया है कि आपकी हेल्प हो जाए। तो अपने 5-7 पॉइंट नोट करो, आने वाले टाइम, अब टाइम में इनको कमी मिला है, मैं 10 एक दिन के अंदर वापस इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, सर सर सर। है ना? हाँ।
हाँ प्लीज। तो सर जो पहला वाला सब्जेक्ट वाला है सर, उसमें इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं सर। जैसे अगर मैं, मेरा लॉ ऑप्शनल था सर, तो लॉ ऑप्शनल से मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, या नॉर्मल एक सेक्शन पूछ लिया जो बहुत इजी टाइप सेक्शन होगा। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिससे आपकी भाई नॉलेज टेस्ट नहीं होती, बस इतना होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है सब्जेक्ट की। तो उसके लिए ज़्यादा घबराएं नहीं, मतलब उसके लिए पूरा मेंस का आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बेसिक बेसिक आपको टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। और नहीं भी हो तो उसमें सर आदमी ये जस्टिफिकेशन हो जाता है कि तैयारी के दौरान अभी टाइम हो गया है, मास्टर्स किए, ग्रेजुएशन किए, तो सर थोड़ा सा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और सर अगर आप अलाउ करें तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह के जवाब भी सर उसमें ठीक रहते हैं, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मास्टर, एकदम नो स्पेशलिस्ट की तरह उसमें आंसर दें। जनरल बता दें। एफर्ट मतलब वो आपका बेसिकली उस कंडीशन, उस सिचुएशन में आपका एफर्ट देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उसके सुपरफिशली आपको सब पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में अपने, जो आपका ऑप्शनल या जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा है। दूसरा सर, जैसे मैंने बताया कि रैपिड फायर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, बहुत वियर्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, वो बीच बीच में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एक लाइन में पूछ लिए। एक दो लोग होंगे उनकी, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। जब उनको लगेगा कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं और बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिससे एकदम आपका कॉन्फिडेंस को हिला देंगे वो। तो उनसे ज़्यादा घबराना नहीं है, उनसे कुछ आपके मार्क्स पे कोई किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आता है सर। तीसरा सर, जैसे मैंने बताया कि ये प्रेफरेंस पे, जो आपकी सर्विस प्रेफरेंस है, वो बहुत वाइजली भरने की ज़रूरत है सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं सब रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल था। तो मुझसे पूछा गया कि आपने एसडीएम के बाद सब रजिस्ट्रार क्यों नहीं भरा है और डिप्टी एसपी के ऊपर भरा है। तो उसका एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि मुझे पब्लिक डीलिंग करनी है, मुझे प्योर एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है। क्यों आपको एज एसडीएम डायनेमिक जॉब करनी है, ना कि मुझे टेबल वर्क करना है। तो इस तरह के जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। जैसे और कुछ लोगों से अगर कोई फॉर एग्जांपल सर ऐसे स्पेसिफिक बैकग्राउंड से कोई पीएचडी किया हुआ है, तो उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पब्लिक सर्विस तो प्रोफेसर बन के भी कर सकते हैं, तो आपको एसडीएम ही क्यों बनना है। तो इस तरह के सर टिपिकल क्वेश्चन में बहुत न्यूट्रल, बहुत आइडियलिस्टिक जवाब नहीं चाहिए सर वहाँ, कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है इस तरह। बहुत जो नेचुरल आपका इंटरेस्ट है सर, उसी पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए कि पब्लिक सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, और उससे आपका इम्पैक्ट जो होगा वो कितनी जल्दी हो पाएगा। एज प्रोफेसर भी आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बस एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका इम्पैक्ट थोड़ा जल्दी दिखता है। आपकी जॉब डायनेमिक होती है। आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया कि आप पीसीएस जे जुडिशरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हैं, तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब था सर कि वो बहुत ही मोनोटनस जॉब है, आप सारा दिन एक ही काम करते हैं। बस एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपकी डायनेमिक जॉब होती है। आज आप एज एसडीएम काम कर रहे हैं, कल आप किसी डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर काम कर रहे होंगे। तो वो बड़ा डायनेमिक है सर। तो इस तरह का जस्टिफिकेशन जो उनको समझ में भी आता है। या जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे पे ग्रेड में भी डिफरेंस है, आप सर्विसेज देखेंगे, कोई 4200 ग्रेड पे की जॉब है, कोई 4800 ग्रेड पे की जॉब है, कुछ 5400 की है। तो सब समझते हैं सर, इवेंचुअली सबको आदमी आपकी सैलरी पे डिपेंड करती है उस पोस्ट पे भी। तो नायब तहसीलदार को नीचे रखना और किसी और 5400 ग्रेड ग्रेड पे की नौकरी को ऊपर रखना जस्टिफाई होता है कि सर उसमें ग्रेड पे का डिफरेंस है। बट ऑन द अदर हैंड सर, नायब तहसीलदार की आप प्योर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो, आप मजिस्ट्रेट होते हो, तो लोग नायब तहसीलदार यूजुअली बीडीओ से भी ऊपर रखते हैं। भले ही वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है सर, बीडीओ 5400 की है, पर उसमें लोग इसलिए उसको प्रेफर ये करते हैं कि आप अगला जंप जो होगा आपका सीधा 4200 से 5400 हो जाएगा, और आप मजिस्ट्रेट रहेंगे, इवेंचुअली आप 8-9 साल में एसडीएम बन जाएंगे। तो ये सर इस तरह के थोड़े लॉजिक हैं जिससे जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस, सर्विस प्रेफरेंस। बिल्कुल, आपने कुछ आइडिया भी दे दिया, तो इससे बच्चे प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना। और बाकी ये भी अच्छी बात बताई, देखो हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं, आपके मॉक इंटरव्यू लेते हैं, तो हम भी ये टारगेट करते हैं कि 20 बार बच्चों को थोड़ा रैपिड फायर दे दें, उनका मतलब कि जो एक मोमेंटम बना है उसको ब्रेक किया जाए। अब हम उस साइड में हैं, जब बैंक सेलेक्ट हो गए और हमारे को अब मुझे पेपर देने नहीं है, तो हम इस साइड होके आपको एक बेटर गाइड कर सकते हैं। जब एस्पिरेंट हम होते हैं तो थोड़ा हमें एक वो रहता है कि क्या होएगा, कैसा होएगा। अब आपको भी ये बात समझनी है जो मयंक और मैं आपको बता रहे हैं, कि उसको थोड़ा उस एंगल से सोचो। इतना कुछ ऐसा नहीं होएगा जैसे इन्होंने बताया बहुत कोर्डियल होएगा एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल कोर्डियल रहेगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है वहाँ पे। और अदर साइड सोचो कि वो बंदा ऐसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। तो ये सब बातें आपको हम बता रहे हैं, यही आपको अगर पहले ही हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको हेल्प हो जाएंगी।
बाकी कुछ सर्विस प्रेफरेंस का भी मैं आप कुछ बता रहे थे, इनको कैसे करना चाहिए, कुछ आपके एक कुछ लिस्ट हो या कुछ। तो सर जैसे डिप्टी कलेक्टर तो अपने आप में सबसे सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है सर। एसडीएम की पोस्ट तो मतलब हर आदमी पीसीएस ये का आप एग्जाम नोट उसी डाउन के लिए कर लेना देता जो है। सर बता रहे हैं, हाँ। तो एसडीएम वाली पोस्ट तो सर नंबर वन, उसका तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है अनटिल अनलेस किसी को पुलिस की वर्दी का शौक हो। और इस बार शायद सर मेरे ख्याल से डीएसपी की पोस्ट नहीं है। अच्छा। बाकी तो जैसे हरियाणा से एक और है प्रतीक दिया, शायद आप जानते होगे। तो हाँ वैसे सर उनको डीएसपी रैंक वन ही आई थी, है ना। तो वो रैंक सर वन सर उस टाइम उनको वर्दी का, जैसे आपने डीएसपी की एग्जाम्पल दिया ना। पोस्ट। हाँ, तो रैंक वन को सर डीएसपी। डीएसपी की पोस्ट है। हाँ, डीएसपी की पोस्ट है इस बार भी। है इस बार। है इस बार। ओके ओके, चलो देख। तो जैसे उनके एसडीएम से ज्यादा ही नंबर थे, जो नंबर थे ना टोटल उस हम्म। पर उन्होंने प्रेफरेंस डीएसपी का ही था, रैंक वन उसमें वही था डीएसपी का उस टाइम। तो हाँ ठीक है, अपनी चॉइस हो सकती है जिनकी भी, हाँ। थोड़ा बहुत सर मैं सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि किस सर्विस, क्योंकि हरियाणा वाला हाँ सिस्टम सर यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जितने हमारे हरियाणा के एस्पिरेंट्स हैं सर उनके लिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट सबसे सॉर्ट आफ्टर है, वो तो हरियाणा एचसीएस में भी रहता है एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद सर पुलिस वाली पोस्ट बहुत लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें फील्ड यहाँ यूपी में क्योंकि जुरिस्डिक्शन बड़े बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। तो पुलिस की जगह लोग यूजुअली ट्रेजरी ऑफिसर, टीओ या एसीसीटी, इन दोनों में पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, बट वो इक्वली डिपार्टमेंटल पोस्ट हैं, करियर प्रोग्रेशन अच्छा है, तो उन दोनों पोस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। टीओ उसके और अलावा दूसरी सर कौन सी बताई आपने, टीओ और सर? एसीसीटी सर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, ओके, कमर्शियल टैक्स, ठीक है। जो बेसिकली सर हमारे ईटीओ होते हैं। ईटीओ भी नहीं होते सर, मतलब वो सेल टैक्स, ईटीओ में जो सेल टैक्स वाले लोग होते थे सर पहले, उस तरह का होता है। एक्साइज वो अलग है यहाँ, वो तो उसका अलावा इस बार कोई पोस्ट है नहीं सर उसकी। उसके बाद सर जैसे बीडीओ, यूजुअली लोग डेवलपमेंट वाली जो पोस्ट हैं सर, उनमें थोड़ा करियर प्रोग्रेशन स्लो है एज कंपेयर टू प्रॉपर एग्जीक्यूटिव। मतलब मैं नायब तहसीलदार को बेटर ग्रेड करूंगा सर, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट होते हो, आपके पास सारी सुविधा, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सर वो रहती हैं। डिपार्टमेंटल पोस्ट में जैसे समाज कल्याण अधिकारी सर, जो आपने लिस्ट में से शेयर की थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ऑल दो उसमें काम अच्छा है, बट वो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर। वो डेवलपमेंट वाली जो पोस्ट है उसमें आपको वो उस तरह का डायनेमिक जॉब भी नहीं रहती है, और आप पूरी नौकरी आप एक डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो कुछ हद तक मैं, अगर मैं अपनी पर्सनल वो बताऊं तो सर मैं नायब तहसीलदार को प्रेफर इसलिए करूंगा ऊपर, कि अगर आपके 3-4 साल की सर्विस में आपका प्रमोशन हो जाता है सर, उसमें आप तहसीलदार बन जाते हो, तो तहसीलदार का ग्रेड पे बराबर हो जाता है एसडीएम के। तहसीलदार और एसडीएम सेम ग्रेड पे में है सर। तो दोनों एज मजिस्ट्रेट काम करते हैं, तो आप मेन स्ट्रीम में रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट में। डेवलपमेंट वाली पोस्ट जो है सर वो अच्छी हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है और सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा आपका इंक्लाइनेशन है तो। और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखेंगे तो सर उसमें नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये लोग रहते हैं सर मेनली। बाकी सर अगर लिस्ट सर हो तो मुझे एक बार सर वो शेयर कर दें तो मैं बता दूंगा और किस मैं किस आपको पोस्ट भेज को देता हूँ कैसे। एक बार दोबारा। तो किसी के सर अगर ये जुड़े हैं जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इनका कोई किसी पोस्ट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, साथ सर साथ आप भी कोई पूछ सकते हो ना सर से क्वेश्चन। सर मैंने लिस्ट शेयर की है, उसमें मैंने ये वाली ये अरेंज किया है प्रेफरेंस, तो एक बार देख लीजिए आपकी इसमें। मैं भेज देता हूँ सर को एक बार ना। जैसे मैं, एक जो और भेज दी मुझे मैंने आपको, दो हैं इसमें जो इन्होंने पूछा ना, सिद्धार्थ ने। सर, हाँ आज जैसे इन्होंने भी भेजा है, पहली इन्होंने डिप्टी कलेक्टर भरी है, हाँ हाँ। और उसके बाद डिप्टी एसपी भरी है, जेल सुपरडेंट भरी है, एसपी जेल, ये भी अच्छी पोस्ट है। और फिर टीओ भरी है, एआरटीओ भरी है, एआरटीओ भी अच्छी पोस्ट है। टीओ ट्रेजरी ऑफिसर और ओब्लिक अकाउंट ऑफिसर्स रहते हैं सर, ये डिपार्टमेंट में भी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं। जो एसी जीएसटी है वो एसीसीटी वही है सर, कमर्शियल टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। ईओ पंचायत। एआरटीओ और टीओ में इनमें क्या डिफरेंस है? एआरटीओ सर जैसे हरियाणा में एसडीएम या आरटीओ होता है, आरटीए, आरटी वाले हो गए, okay, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर अलग अपना एक अलग वर्टिकल है सर। इसमें आरटीओ, एआरटीओ लगते हैं, बाद में आरटीओ हो जाते हैं। बढ़िया है, ठीक है। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आरटीओ होते हैं सर, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में एआरटीओ होते हैं। ईओ पंचायत जो है सर, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत होता है सर। ये शायद उन्होंने थोड़ा सा ऊपर भर दिया है, इतना ऊपर भरने का सर ये पोस्ट है नहीं। बाकी बीडीओ तो सर जैसे अपने वहाँ पे होते हैं बीडीओ। यहाँ सर एक थोड़ा डिफरेंस ये है कि हरियाणा में बीडीओ और पंचायत डेवलपमेंट और पंचायत सेम होते हैं, उनको बीडीपीओ बोलते हैं।
यहाँ बीडीओ अलग होता है और एडीओ पंचायत अलग होता है। तो जो पंचायती राज का इनके पास काम नहीं होता, सिर्फ डेवलपमेंट देखते हैं। सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सर, इसका समाज कल्याण का पेंशन और ये सब तरह की योजनाएं देखते हैं सर। कमांडेंट होमगार्ड अच्छा है, अगर किसी को यूनिफॉर्म का ही चाव है डिप्टी एसपी के बाद, तो कमांडेंट होमगार्ड भी अच्छा है। नायब तहसीलदार, जैसे मैंने बताया सर, 4 साल की प्रमोशन, 4 साल की सर्विस में, 5 साल की सर्विस में प्रमोशन तहसीलदार हो जाता है। और वहाँ 4 साल की तहसीलदारी में आप एसडीएम हो जाते हैं। तो इन इन शॉर्ट 7 से 9 साल के बीच में आप एसडीएम हो जाते हैं सर। फूड मार्केटिंग वाले सर, ये डिप्टी आरएमओ टाइप लगते हैं सर। जो ये सप्लाई सप्लाई अलग है सर, मार्केटिंग जो धान या फसल खरीदते हैं, और ये एमएसपी पे जो खरीद खरीद होती है, ये वो डिपार्टमेंट है। सीटीओ सर इसी का सबॉर्डिनेट है, एसीसीटी का ना सर, जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी का सबॉर्डिनेट होता है सीटीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। फिर सर ये बैकवर्ड वेलफेयर, वही, अब वेलफेयर भी अलग अलग उसमें डिवाइड हुए हुए हैं, कि सोशल वेलफेयर है, एक बैकवर्ड वेलफेयर है, एक दिव्यांगजन जो हैंडीकैप वेलफेयर है सर, सिमिलरली माइनॉरिटी वेलफेयर है, और एंड में डिपार्टमेंट डिप्टी। स्पेसिफिक होगी, वो डिपार्टमेंट में रहेंगे, ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। एग्जैक्टली, मतलब इसमें प्रमोशन एवेन्यूज बहुत स्लो हैं और बहुत ज़्यादा है भी नहीं है। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्वाइन करते हैं, आप बाद में डिप्टी डायरेक्टर हो जाते हैं, मैक्सिमम जॉइंट डायरेक्टर, मतलब रेयर केसेस में। वो सारे पोस्ट पीसीएस जो एग्जीक्यूटिव के लिए यूजुअली रिजर्व रहते हैं, तो वो रहते हैं सर। और फिर डिप्टी जेलर है, तो डिप्टी जेलर, हाँ ठीक है सर, ये थोड़ा सा प्रमोशन इसमें वही, जेल सुपरटेंडेंट तक आप पहुंच पाते हैं। डिप्टी जेलर से आप जेलर बनते हैं, जेलर से आप जेल एसपी बनते हैं। तो इनकी इसी प्रेफरेंस में सर, मैं मतलब मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इसमें 3 यूनिफॉर्म वाली हैं। डिप्टी एसपी है, जेल एसपी जेल है, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड है। तो जिनको यूनिफॉर्म का अगर थोड़ा बहुत वो है ना सर, इन तीनों में सेम ग्रेड पे है, और तीनों ही अच्छी पोस्ट है। मतलब होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में थोड़ा सा ये है कि आप लाइमलाइट में नहीं रहते हैं ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा पार्ट नहीं रहते हैं, बट फिर भी आपकी प्रेजेंस फील होती है। आपके पास काफ़ी 1000-1500 के आसपास जवान रहते हैं एक सिटी में। और डिप्टी एसपी और एसपी जेल दोनों ही इक्वली अच्छी पोस्ट है। एसपी जेल थोड़ा सा, अगर किसी का उस तरह का माइंडसेट है सर, जेल वाला, क्योंकि आप उसी लाइन में रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, तो कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छा लगता है सर। और बाकी डिप्टी एसपी वाला भी अच्छा है। मतलब डिप्टी एसपी तो, एसडीएम और डिप्टी एसपी दो ही सबसे सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है। ईओ पंचायत सर, मैं मतलब मैं मेरे हिसाब से सर थोड़ा सा इन्होंने ऊपर भरा है, इसका ग्रेड पे भी कम है, तो थोड़ा इसको नीचे करा जा सकता है। और और जो बाकी आपने बताया ये नायब तहसीलदार, आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर लाया जा सकता है, अगर जो इसको इसको हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी में को और सर जो, एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ, रहना है, जिसको अगर तो अपने इसको आप करें को भी तो एज, अपन यहाँ पे मतलब कि हाँ, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब जेल, डीवाईएसपी के बाद भी लगा सकते हैं क्या थर्ड हाँ, पे? डीवाईएसपी के बाद से थोड़ा ग्रेड पे का इशू है। एसपी अच्छा, जेल के बाद एआरटीओ के बाद रख सकते हैं एआरटी सर। का रख सकते हैं इसको अपन, ठीक। अगर कोई अपने आप को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहता है कि 8-9 साल में एसडीएम हो जाएंगे सर, फिर और 6 साल में आप एडीएम हो जाएंगे, तो आप एटलीस्ट वो मेन स्ट्रीम में रहेंगे। तो मजिस्ट्रेट वाला सर, क्योंकि यहाँ हमारे यूपी में सर डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें आपका जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा होता है। मतलब नायब तहसीलदार के पास मैं अगर एग्जाम्पल सर लूँ, तो लगभग लगभग 100 से 150 गांव होंगे एक नायब तहसीलदार के पास। इतने सर हमारे तहसीलें नहीं हैं हरियाणा में। तो नायब तहसीलदार का काफ़ी ठीक ठाक सर वो रहता है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं सर। गाड़ी, गनर, गार्ड रहते हैं साथ में। तो अच्छा है सर, नायब तहसीलदार का भी ऊपर रखा जा सकता है किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहना है। प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, आप एटलीस्ट एडीएम तो बन ही जाते हैं, और ठीक ठाक वो रहता है। तो आईएएस में अगर कम एज में कोई आया है, तो लोग आईएएस में भी आए हैं नायब तहसीलदार से। तो ये भी अच्छा है। बाकी बाकी सर ग्रेड पे के हिसाब से आदमी कर सकता है। जैसे वेलफेयर वाली जो पोस्ट हैं, बैकवर्ड वेलफेयर, दिव्यांगजन या माइनॉरिटी, इनको आप नीचे रख सकते हो। बहुत मोनोटोनस भी हो सकता है सर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक ही आप वर्टिकल में काम करते हैं। तो मतलब मेनली ऊपर वाली आप 5-6 पोस्ट सर ऐसे ही कर सकते हैं भाई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम, डिप्टी एसपी, एसपी जेल, एसपी जेल और एआरटीओ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एआरटीओ भी अच्छी पोस्ट है सर यहाँ। मतलब यहाँ यूजली लोग अच्छी पोस्ट इसको इसलिए देखते हैं कि इसमें बहुत उस तरह का कंसिडरेशन बहुत होता है। तो इनका मतलब यूजली कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपने एआरटीओ ऊपर क्यों भरा है, कि आप रिश्वत लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरटीओ को थोड़ा जस्टिफाई करना भी अगर मुश्किल हो जाता है कि ऊपर क्यों भरा है।
बट ठीक है सर, मतलब अच्छी पोस्ट है, ARTO अच्छी पोस्ट है। बाकी AC जो GST है सर, ACCT, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें आराम से आप जॉइंट कमिश्नर तक, एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। पब्लिक डीलिंग नहीं होती ज़्यादा, बट अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें भी दो विंग रहते हैं, एक एनफोर्समेंट विंग रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग रहता है। तो ये भी अच्छा है सर। बाकी मतलब वही फिर ग्रेड पे के हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये दिव्यांगजन, माइनॉरिटी वेलफेयर, बैकवर्ड वेलफेयर, इनका ग्रेड पे भी कम है, तो इनको नीचे रखा जा सकता है। डिप्टी जेलर तो एंड में ही रखने लायक है, बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है। डिप्टी जेलर में ग्रेड पे भी कम है, और ठीक है सर, मतलब उसमें यूजुअली पहले तो मेरे ख्याल से विदाउट इंटरव्यू पोस्ट होगी सर ये। इसमें इंटरव्यू की प्रेफरेंस शायद मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मेंस के बेसिस पे। जैसे लास्ट टाइम ये सिर्फ मेंस के बेसिस पे मिले थे सर, डिप्टी जेलर की पोस्ट। और किसी सर को? ईओ की जो सर ईओ की जो पोस्ट है इसका 5400 ही है ग्रेड पे, ये कार्य अधिकारी की पोस्ट है। तो हाँ वही, पहले मैं भी कंफ्यूज था कि डीपीआरओ एग्जीक्यूटिव तो ऑफिसर आप देख लीजिए यार। मतलब ये बेसिकली लोकल बॉडीज में हमारे जितने नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, ये उसकी पोस्ट होगी आई थिंक। तो ठीक है, अगर आपको उस तरह का डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, लोकल अर्बन डेवलपमेंट वाला, तो रख सकते हैं। मतलब वही फिर सर मैं और बता रहा हूँ, कई मतलब कई लोग डीएसपी को, मतलब मेरे को बहुत लोगों ने एडवाइस किया है कि डीएसपी को सेकंड पे मत रखो, कम से कम फिफ्थ सिक्स पे, क्योंकि जो आप इशू बता रहे थे कि बहुत वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में डीएसपी को चूज करना सेकंड पे ठीक है या नहीं? मतलब मैं आपको ये इसी से मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं जितने DSP को जानता हूँ, उनको अगर आप आज ऑप्शन दो कि आप SDM बन जाओ, तो वो बिल्कुल 2 मिनट में बोलेंगे ठीक है बना दीजिए SDM मुझे। मतलब बिल्कुल डिप्टी ये बात एसपी में ठीक मुझे बहुत है। रेयर लोग खुश हाँ। मिले हैं यूपी में। थोड़ा सा जी। ज़्यादा काम रहता है, मतलब जनरली बताऊँ, काम तो हम लोगों को भी ज़्यादा रहता है SDM, बट डिप्टी एसपी की थोड़ी सी ज़्यादा आपकी जो नो अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस होगी ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी यार। मतलब कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, और आप सब लोग जानते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा इशू रहता ही है हमेशा। तो पुलिस के लिए थोड़ा सा टफ है। मगर में कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप डिप्टी एसपी भरें, क्योंकि डिप्टी एसपी से बेटर आप अगर करना चाहें तो ACCT कर सकते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। या आप TO भर सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट है। TO में भी अच्छा रहता है। आप जब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो ट्रेजरी ऑफिसर रहते हैं, और आप डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप अकाउंट्स ऑफिसर हो जाते हैं। तो अच्छा अच्छा पोस्ट है वो वाला भी अच्छी है। ARTO बहुत अच्छी पोस्ट है। और थोड़े से अगर आप हार्डकोर उस तरह के पुलिसिंग वाले आदमी हैं, या अगर तो SP जेल अच्छी पोस्ट है, बट थोड़ा सा आपको उसमें आपका दिल थोड़ा मजबूत होना चाहिए। मतलब उतनी सॉफ्ट नौकरी नहीं है ना। तो हाँ। ये देख सर, सकते सर डिप्टी एसपी को नायब तहसीलदार या BDO के नीचे वाला प्रेफरेंस दे दें? हैं। नहीं, BDO नायब तहसील वहाँ तो नहीं ले जाऊंगा मैं उसको, नायब तहसीलदार के नीचे। मतलब नायब तहसीलदार को प्रेफर नहीं करूंगा डिप्टी एसपी पे। ओके। बट आप ये है कि SDM के बाद अगर मैं आपकी जगह हूँ तो, और इतने एक्सपीरियंस के बाद, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो मैं SDM के बाद ARTO या AC GST ये भी भर सकता हूँ, ये दोनों, या TO। मतलब इन तीनों को आप ऊपर ले सकते हैं, इसके बाद आप डिप्टी एसपी ले सकते हैं, इन केस अगर आपको पुलिस की वर्दी से ज़्यादा मतलब ऐसा लगाव ना हो सर तो। BDO और नायब तहसीलदार में किसको ऊपर रखना है? आपका मतलब वही, फिर आपका किस तरह की प्रेफरेंस क्या है आपकी, आपको तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस है तो नायब को ऊपर रख सकते हैं। हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस है तो नायब तहसीलदार को ऊपर रख सकते हो। मतलब मेरा नायब तहसीलदार ज़्यादा अथॉरिटेटिव है एज कंपेयर टू मेरा BDO। तो सर सर आप जो लोग हरियाणा से हैं, लाइक सर आई एम फ्रॉम करनाल, तो हाँ, अगर रिवील हो सकता है कि आप कहाँ से हो तो उसको जस्टिफाई करना पड़ सकता है सर, हमें स्टडी नहीं करना जैसे, चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट को भी। नहीं नहीं, हरियाणा के बारे में आप कुछ भी बताएंगे उनको कुछ नहीं पता है। तो करनाल, मैं भी करनाल से हूँ, तो मुझसे कभी ऐसा कुछ पूछा नहीं। पर एक बार ये हुआ था कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। तो मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की है। बिकॉज आप जैसे बात करते हैं तो वो समझ तो जाते हैं कि आप यूपी के नहीं हैं बहुत। मतलब हमारे जैसे प्रेजेंट करने में चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। तो वो, हम्म। तो उसमें अगर पूछ लें तो बता दीजिए। मतलब ये मुझसे पूछा गया कि आप, मतलब जब ये पता लगा कि मैं चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ और हरियाणा से हूँ, तो एक बार तो मैं हम्म। हेजिटेट कर रहा था इनको ना बताऊँ ये बात, बट उन्होंने जब पूछी तो बतानी पड़ी।
तो उसमें फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे, बस इतना ही पूछा गया कि वहाँ पे क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, वहाँ का सिस्टम कैसा है HCS का। तो वो हम सब लोग उसका तो एविडेंट है कि कितना इनिशियली तो कितना डिफंक्ट था सिस्टम, बहुत बहुत साल एग्ज़ाम नहीं होते थे, पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हो गया। तो रहा कुछ पिछले दिनों की, आप बता सकते हैं कि सर वहाँ थोड़ा सा ये है कि रेगुलर अफेयर नहीं है, हर साल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो फिर वो जस्टिफाई हो जाता है कि ठीक है, अब तैयारी कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो एग्ज़ाम देना ही है ना। ओके। और सर मेजर सर फोकस, एक्चुअली बताइए बताइए प्लीज़। सर मेजर सर मैं फोकस सर जैसे किस पे, सहारनपुर से हूँ। ये हाँ, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है। सर मेजर फोकस किस पे रखे सर? मेरा इंटरव्यू 20 फरवरी को है और मैंने कुछ खास तैयारी अभी तक हो नहीं पाई है, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे रखूं या नहीं, करंट जैसे अफेयर पे रखूं, क्या यूपी आपका स्पेशल पे रखूं, मतलब कैसे दिन को ग्रेजुएशन डिवाइड करूं? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है आपका? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा है, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब दिल्ली। आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, जो आप अगर कॉन्फिडेंट रही तो आप बता पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स पढ़िएगा मत, मतलब आप कभी ऑप्शनल की तरह पढ़ने और लग जाएं उसको। सर यूपी स्पेशल के लिए सर, हाँ, यूपी स्पेशल और आपको सर यूपी एटलीस्ट, स्पेशल भी पढ़ के जाना पड़ेगा? तो यूपी स्पेशल में सबसे स्पेशल है SIR। ठीक है, अभी जो SIR चल रहा है यहाँ पे, उसके बारे में ब्रीफली एक बार पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे कैसे ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है जो वोटर लिस्ट का, वो कैसा हो रहा है। एरिया वाइज थोड़ा बहुत यूपी की ज्योग्राफी पता रहे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ लाया करता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लें कि बताइए कुशीनगर में क्या फेमस है, तो बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पता हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ लाया करता है। या आपसे कोई पूछ लें कि कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है वो। तो ऐसे बेसिक बहुत नहीं भी पता होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा स्टेट है कि मेरठ में रहने वाले आदमी को ये नहीं पता कि प्रयागराज में क्या हो रहा है, और प्रयागराज में रहने वाले को नहीं पता कि शामली भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इतने बड़े स्टेट में ये तो है कि हर जगह सबको नहीं पता सब कुछ, बट हाँ, आपको अगर पता है तो आपको एज देगा वो कि आपको स्टेट के बारे में पता है, आप स्टेट में सर्विस करने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट स्टेट के बारे में पता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाया करती है, इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। अ, ये कुंभ हुआ था, कुंभ कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, क्या रेलेवेंस है। तो बेसिक बेसिक बहुत ज़्यादा, फिर मैं आपको एकदम वापस वहीं ले जाता हूँ कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नहीं बता पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, सॉरी सर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, पहले हम्बली आप उसको अगर सॉरी कह के बात खत्म कर देते हैं तो वो समझते हैं, क्योंकि उनके पास तो 1,000 सवाल हैं। बट आप जो कैंडिडेट है वो नर्वस भी है, उसको नॉलेज भी कम है, और वो बेचारा उस समय अपनी बस अपनी जान बचा रहा है वो अगले 30 मिनट तक, है ना। तो उसको उनको पता है कि इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सॉरी बोल के अगर लगता है कि ट्राई कर सकते हो तो एक बार हम्बली पूछ लीजिए, सर मैं अगर आपकी आ गया हो, या फिर अगर सर आपकी परमिशन हो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, तो वो कह देंगे यूजली कि ठीक है बताइए। तो उसमें आप गलत भी बताएंगे तो आपने पहले से ही एक डिस्क्लोज कर दिया है कि आपको ज़्यादा पता नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, तो ठीक है। सर कॉन्फिडेंट रहिएगा, लास्ट 2-3 दिनों के न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। वो सभी लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो रोज़ सुबह कोई काम नहीं है तो अखबार ही पढ़ रहे हैं। तो यूजली वो न्यूज़पेपर से जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो हो जाए। और अभी यूपी में एज सच अभी SIR एक बड़ा इशू है, तो SIR में कैसा हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस हैं लोगों के, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका SIR में क्या हो गया, हेयरिंग हो गई है आपकी, या आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं BLO ने। तो अगर आप उस समय ये बोल देंगे सर मेरे यहाँ तो SIR नहीं हो रहा है, तो आप उसी समय पकड़े जाओगे, आप हर यूपी से नहीं हो। तो अगर जहाँ तक आप ब्लफ कर सकते हो चीज़ों को कि हाँ सर SIR हो रहा है, अच्छा हो रहा है सर, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको लगता है कि आप ऑनेस्टली बताना चाहें तो बता दें कि सॉरी सर मैं हरियाणा में सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पे सर मैपिंग कर रहे हैं लोगों की, तो वैसे बता दें। सर सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर जैसे आपने बताया कि टोकन नंबर मिलता है और हमारी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, तो फिर इंट्रोडक्शन में हम ये भी ना बताएं कि होम डिस्ट्रिक्ट के कहाँ का नहीं है नहीं, क्या आपसे है? आपसे वो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे ही नहीं, मतलब मेरे से 3 इंटरव्यू में नहीं बोला गया कभी भी, वो स्ट्रेट अवे आपसे आपका सब्जेक्ट पूछते हैं कि क्या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, और हाँ जी। उसी पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, या जनरल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि बताइए कैसा रहा आपका ट्रैवल, कैसा रहा प्रयागराज आने का,
क्या ओके क्या देखा अभी आपने आने से पहले, सुबह क्या ब्रेकफास्ट किया आपने, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए, कि आपको ऐसा ना लगे कि एकदम जाते ही आपसे कोई इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन पूछ ले। उससे पहले वो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए चीज़ें पूछते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपका क्या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, और अब उनको लगता है कि आप थोड़े नर्वस ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको नॉर्मल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज क्या किया सुबह से आपने, और कैसे ट्रैवल, कौन सी ट्रेन से आए हैं आप, कुछ भी रैंडम मतलब। ओके सर। सर जैसे डैफ में तो हम ये भरते हैं पूरा अपना फादर प्रोफेशन मदर प्रोफेशन, तो उसमें सर फादर का, जैसे मेरे फादर ने हरियाणा में नायब तहसीलदार से रिटायर्ड है फादर, तो सर उसमें ये लिखा है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो फिर वहां पे ये तो नहीं पूछेंगे ना वो कि इस। उनके पास आपका ये फॉर्म नहीं जाएगा। ओके उनके सर। पास एक एक तरह की सिर्फ आपका नाम, आपका नहीं, टोकन नंबर, नाम भी नहीं, आपका टोकन नंबर, और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ओके सर, फिर इस पे प्रिपेयर करने की तो नीड नहीं है ना कि यहाँ नहीं पे नहीं, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है क्या सीन बिल्कुल। है। तो यूपीएससी में रहता है कि आपका आपका बैकग्राउंड आप बताते हैं, डैफ में भरते हैं ना, तो वहाँ यस। तो रहता है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बट यहाँ पे इतना कर लीजिएगा सभी लोग कि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ये देख लीजिएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली क्या फेमस है, या जो मेन डिस्ट्रिक्ट अभी है, जो मेट्रो सिटीज टाइप मान लीजिए यहाँ की, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, नोएडा है, गाजियाबाद है, जो बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसा रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। और बस इतना, कोई और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कौन डीएम है, कौन वो वैसे इस तरह के बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, कौन मंत्री किस चीज़ का है, ये भी नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, अगर नहीं पता तो हम्बली हम उनको मना कर सकते हैं, सॉरी सर नहीं याद, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर, याद नहीं है। तो आप अपने नेक्स्ट जितने, जब तक आपका इंटरव्यू है, तो अपने आप को काम और कंपोज बनाने पे प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा। अफसर हम जब एज एस्पिरेंट होते हैं ना, तो बहुत रेस्टलेसनेस होती है हमारे अंदर, हर हर क्वेश्चन का जवाब देने की टेंडेंसी होती है, आपसे मुझे जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा। बट जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप आ जाते हैं, जब आप लाइन के इस तरफ होते हैं ना, तो फिर कई बार लगता है कि उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है, नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल। हम लोग बड़े नर्वस होते हैं इंटरव्यू के टाइम में, अरे ये नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया। इवेंचुअली जब मार्क्स मिलते हैं तो लगता है जो सवाल नहीं बता पाया उनसे कोई रेलेवेंस हुआ ही नहीं। मतलब मैंने जब इंटरव्यू दिया, लास्ट इंटरव्यू जब मैं एसडीएम हुआ, तो बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे। बट मैं क्योंकि अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके ले गया था कि नहीं पता होगा तो ऑनेस्टली बोल देंगे नहीं पता सर, तो क्या होगा उसमें, मतलब ठीक है नहीं पता, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है ना कि आपकी नॉलेज का। तो ये बार बार इस चीज़ को आप नेक्स्ट जब तक आपका इंटरव्यू है, इस बात को रिकॉल मतलब दिमाग में बिठा लीजिए कि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट हो चुका है यार, अपने प्रीलिम्स मेंस कर लिया, अब ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अगर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो हम्बली मना कर दीजिए, थोड़ा बहुत पता है तो परमिशन पूछ के लेके उनसे ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बेसिक पढ़ लीजिएगा स्टेट के बारे में और करंट अफेयर्स, सिर्फ दो चीज़ जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो खूबी है कि उसको एटलीस्ट अपने आसपास क्या हो रहा है उसको वो पता है, और दूसरा जिस स्टेट में आप नौकरी करना जा रहे हैं उस स्टेट के बारे में पता है। वो तो आप लोगों ने मेंस में लिखा ही है, अब तो काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है, हमारे दो पेपर ही यूपी स्पेसिफिक होते हैं, तो उतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा उसको, उन्हीं दो पेपर्स को ही आप लोग रिवाइज कर लें, है ना, उन दो पेपर्स को एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लें, और करंट अफेयर्स एक बार देख लें थोड़े बहुत कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है पिछले एक डेढ़ दो महीने में। अब आपसे एक साल पुराने करंट अफेयर्स तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ रिसेंटली जो हुआ है वो करंट अफेयर्स देख लें। रेस्ट अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा बहुत तैयार कर लें कि आपकी हॉबीज़ क्या है, उन हॉबीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने आप ही रैंडम कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट है तो रिसेंटली कोई टूर्नामेंट हुआ है तो उसमें कौन जीता है, आपका सबसे बेस्ट मतलब फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो उस प्लेयर की क्या आपको क्या अच्छा लगता है उनमें, तो ऐसे इस तरह की चीज़ें बेसिक बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये तीन ही चीज़ें हैं जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। रेस्ट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत हीरो बाजी टाइप नहीं करनी है, जो जेन्युइन जो आंसर हो सकता है, कि सिर्फ आपको एग्जांपल आपको ये देते हैं कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है, और आपको वहाँ पे जैसे हम एथिक्स में केस स्टडी करते हैं, सेम उन्हीं उन्हीं लाइंस पे रहिएगा, मतलब ज़्यादा डेविएट मत होइएगा। आपको प्रोवोक करेंगे कि आप बहुत जोशीले आंसर दें कि मैं ये कर दूंगा और मैं सबको उठा लाऊंगा और सबको जेल में डाल दूंगा, उस तरह के आंसर्स ना हो, बहुत रियलिस्टिक और बहुत ही न्यूट्रल आंसर हो। प्रोवोक करेंगे आपको कि यार दो कम्युनिटी में लड़ाई हो गई है, दो
दो कास्ट के लोगों में लड़ाई हो गई है तो क्या करेंगे, एक आपकी कास्ट से है, दूसरा दूसरी कास्ट से, मतलब आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि जब आप एकदम वो लाइन क्रॉस कर जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस समय बिल्कुल आराम सुनते रहिए, अपने स्टैंड पे एकदम फर्म रहिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर आप न्यूट्रल हैं, कैसी भी सिचुएशन हो जाएगी आपको न्यूट्रल रहना है। वो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, मंत्री जी फोन करेंगे, वो फोन करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर आपको उसी लाइन पे रहना है कि सर जो रूल जो कहेगा, जो लॉ कहेगा सर, मैं। और लॉ में भी ज़्यादा कोशिश करिए हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप कोट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एकदम प्राइम मेन लॉ है, हमारा गोल्डन लॉ है हमारी कंट्री का, तो कोशिश करिए हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को ले आइए सर, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सर जो मेरी ड्यूटीज़ होंगी मैं उन्हीं को फॉलो करूँ। तो वो एक स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है। सर मैंने पहले दिया है इंटरव्यू, तो मतलब मेरे एक बार 56 मार्क्स लगे हैं, एक बार 58 मार्क्स लगे हैं। हम्म। तो मतलब मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इसको, और कितना मतलब क्या एक आइडियल स्कोर होगा कि कितना, यार मतलब आइडियल जैसे ऐसा। मेरा, मैं अपना बताऊं तो मेरे 3 अटेम्प्ट में तीनों बार 75 मार्क्स थे, और 75 से ज़्यादा देते नहीं है। तो आइडियल तो मैं कहूँगा 75 ही है। और अभी जैसे सर्विस में अभी देखेंगे, जब सर्विस बाद में रिजल्ट आएगा तो आपके 1-2 नंबर में आपकी सर्विस चेंज हो जाएगी। अगर 75 मेरे मार्क्स आए, मेरे मेंस के जुड़ के मार्क्स जितने भी हुए उसमें 2 नंबर के बाद वो डिप्टी एसपी शुरू हो गया, 3 नंबर के बाद एसीसीटी शुरू हो गया। तो आइडियली तो मैं यही चाहूँगा कि आप अबव 70 स्कोर करें, क्योंकि इंटरव्यू में इतना वेरिएशन हो जाता है कि आपकी सर्विस चेंज हो जाए। तो ये तो नहीं होता कि आप बिल्कुल ही मेंस में सबसे कम मार्क्स हैं और इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स लेके आप सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि उतना ब्रैकेट नहीं है। मतलब 50 से लेके और 75 के बीच में यूजली लोगों के मार्क्स होते हैं। तो सर्विस चेंज हो सकती है, बट बहुत रेयर केस में आप लिस्ट से बाहर और लिस्ट के अंदर आ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जब अगर आप सर 70 से 75 के बीच में अगर लाया करते हैं तो एक अच्छा स्कोर है। उसके लिए जैसे मैंने बताया, और आपका पुराना एक्सपीरियंस भी होगा, कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट, मतलब उस तरह से स्मार्ट ना बने कि झूठ बोल रहे हैं आप, ऑनेस्ट रहें, स्मार्टली ड्रेस्ड रहें, स्मार्टली अपना जवाबों जो पूछा जाए वो बता दें। रेस्ट जो नहीं पता उसमें सॉरी बोल दें, सर सॉरी नहीं पता। सर मेरा गैप ईयर काफी ज्यादा हो गया, तो क्या वो भी रीजन होता है कि मतलब कहीं ना कहीं की एक नेगेटिव इमेज बनती है तो मार्क्स देने उसका का वन ऑफ द। उसके लिए एक यार एक बड़ा आइडियल सा आप अपना पहले से ही आंसर एक बना लें कि भाई आपका गैप का क्या क्यों रहा है। और यूजुअली सबको पता है यार, सिविल सर्विस की तैयारी में अगर 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं लोगों के, तो बता सकते हैं कि सर तैयारी कर रहा था, और कुछ साल प्राइवेट जॉब, अगर आप इस उस बैकग्राउंड से हैं कि प्राइवेट जॉब दिख बता सकते हैं अगर आपने की है तो, कुछ प्राइवेट जॉब की थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे अब सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, और फिर आपने तैयारी शुरू कर दी, तो उसमें जस्टिफाई हो जाता है। बट फिर वही बता रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप गैप ईयर हो गया तो हो गया, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। जब आप तैयारी करने लग गए तो जब आपको रियलाइज हो आपने तैयारी की, हो सकता है आपको 2-3-4 अटेम्प्ट लग गए इंटरव्यू में पहुंचने में या इस अटेम्प्ट में, तो ठीक है। सर हाँ। एक पहले जब प्रिपरेशन करते थे तो बड़े ट्रेडिशनल से क्वेश्चंस होते थे कि आप कौन से गेट से आए हैं, वहां आपने आयोग के बाहर क्या देखा, इस तरह की चीजें होती थी, तो वो प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पे। पर मेरे साथ 2 बार मैंने दिया, एक बार तो जैसे बीएससी किया है मैंने, तो साइंस साइंस पे काफी क्वेश्चन पूछे, और अगली बार सिचुएशनल क्वेश्चन, और कि आपने डीएसपी पहले चूज क्यों नहीं किया, एसडीएम की चूज किया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। तो क्या जो वो क्वेश्चंस थे, जैसे खसरा खतौनी क्या होता है, उस टाइप से लोग तैयार करके जाते थे, वो भी रिक्वायर्ड है तैयार करने या? नहीं जैसे यार देखिए, अब आपसे खसरा खतौनी, ये तो लैंड के रिकॉर्ड्स को बोलते हैं। खतौनी जो आपका रिकॉर्ड जो होता है, खतौनी बेसिकली आपका लैंड का रिकॉर्ड जो आपका होता है उसको खतौनी बोलते हैं, और खसरा बेसिकली कि आपने कौन सी फसल लगाई है किस समय, उसको बोलते हैं। अब ये चीज़ यार, अब एक एस्पिरेंट से जिसने जीएस करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं बता पा रहा है तो भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। पर आप कोशिश कर लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसडीएम पोस्ट भरी है, तो हाँ ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि लैंड रिकॉर्ड क्या होता है, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग वो हैं। जैसे एसडीएम एज मजिस्ट्रेट होते हो आप, और डिप्टी कलेक्टर में आप सिर्फ रेवेन्यू पे काम करते हो। आप कलेक्टर के, जो डीएम को कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर के आप डिप्टी हो, तो आप कलेक्शन रेवेन्यू वाले पार्ट में हो। जब आप एसडीएम हो आप तो मजिस्ट्रेट हो। जब एसडीओ सिविल हो तो आप
कोट करते हैं जो एसडीएम, तो एसडीओ सिविल लिखते हैं अपने आप। तो ये तीनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस पता रहे। सिमिलरली आप डिप्टी एसपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, डिप्टी एसपी तो डिप्टी एसपी है। एसीसीटी भर रहे हैं, कमर्शियल टैक्स भर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कमर्शियल टैक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि कौन सा टैक्स होता है आजकल। जीएसटी आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, सेल टैक्स में और जीएसटी में क्या डिफरेंस है, वैट में और जीएसटी में क्या डिफरेंस है, ये सब लोग हमने पढ़ा ही होता है तैयारी में। तो ज़्यादा आपसे बहुत स्पेसिफिक नॉलेज नहीं पूछते। अब कोई सेक्शन नहीं पूछेंगे आपसे रेवेन्यू कोड का कि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, बताइए एक लैंड की डिमार्केशन कैसे होगी। ठीक है, तो जो पता हो तो बता दें। और जैसे आपने पूछा है क्वेश्चन कि आप बाहर से आए हैं, आपने कितने कितने स्टेप्स आपने वो किए हैं, या कौन सा बाहर पेड़ लगा है, इस रूम के बाहर कौन सी फोटो लगी है, ये सब आपको नर्वस करने के क्वेश्चन होते हैं। नहीं पता यार, आप सब समझते हैं, अब उस समय आप इतने नर्वस वैसे ही होते हो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस घबराना नहीं है। नहीं आ रहा है तो सॉरी कह के आप अगले सवाल पे आ जाएं, मतलब उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आप थोड़े अटेंटिव रहें कि कुछ नहीं पता, कुछ ऐसा फिक्स तो पैटर्न है नहीं। तो जब बाहर से अंदर आए थोड़े से आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, उन पे रिलाय कर सकते हैं। देख लीजिए कि बाहर किसकी फ़ोटो लगी है, उनके बारे में थोड़ा बहुत रिकॉल कर लीजिए, बता पाए तो। पर मुझसे आज सर तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मतलब ऑनेस्टली मुझसे कभी ऐसा नहीं सर, क्वेश्चन। मुझसे भी नहीं। वो एक्चुअली जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक डीपी पांडे सर होते थे प्रयागराज में, तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए वही फेमस है, तो वही कराते थे, तो वो सब वो कराते थे। ये जो ट्रांसक्रिप्ट आती थी तो उसके हम्म। हिसाब से वो बताते थे। मेरा एक बार राम मौर्य सर का बोर्ड रहा है और एक सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड रहा है, तो उन्होंने तो कभी नहीं पूछा ऐसा। नहीं, अब यूजुअली नहीं पूछते हैं, मतलब ये ट्रेडिशनल जो यहाँ के पुराने लोग हैं। पीसीएस में यूजुअली क्या था ना, 2018 से पहले एक फिक्स पैटर्न था फैक्चुअल चीज़ें पूछना, और अब यूजुअली ट्रेंड चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। 2020, 21 और 23 तीनों इंटरव्यूज़ में मुझसे तो कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए। कुछ एक दो रैंडम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि इस बुक में कितने पेज हैं, आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पेजेस हैं, कोई आपने कौन सी कंपनी की शर्ट पहनी है, आपको अपने लिए शर्ट लेनी है, कितना मीटर कपड़ा लगेगा। ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नर्वस करने के लिए और इस तरह का फील कराने के लिए होते हैं कि अरे मुझे मुझे ये भी नहीं पता, मतलब मैंने शर्ट पहनी है, कौन सी कंपनी की शर्ट पहनी है, वो कंपनी कहाँ की, उसका ओरिजिन कहाँ है। तो इन क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको नर्वस करने के लिए है। तो उन क्वेश्चंस को यूजुअली दिखाइए ऐसे कि आपको क्वेश्चन बड़ा टफ लगा, पर कह दिए सॉरी सर नहीं पता। सर लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, एक तो मैंने जब एंट्री कर रहे थे तो मैंने जय हिंद बोला, तो मतलब पास लास्ट में उन्होंने पूछा कि सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपने जय हिंद क्यों बोला। तो हम्म। मतलब ऑल दो उन्होंने प्रेज किया उस चीज को। और एक और चीज थी कि जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने टाई, ये जो टाई की नोट बांधी बांधी हुई है, ये कितने तरह की होती हैं। हम्म। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मुझे नहीं पता, मेरे को तो जो शॉपकीपर ने दिया और मैं पहन के आ गया। तो मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि आई लाइक दिस ऑनेस्टी, बट वो मार्क्स में मतलब फिर भी वो रहा, तो मुझे लगा कि ये सही है या नहीं है, तो मैं मार्क्स इसलिए पूछ रहा हूँ मार्क्स आपसे। में मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ क्राइटेरिया रहा होगा। मार्क्स में ये क्वेश्चंस का कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, आप नर्वस ज़्यादा हो गए होंगे। और जी रही सर, बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछा जैसे तो। स्टैंड आउट करने के लिए आपने बोल दिया कि जय हिंद, ठीक है, मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट किसी को कि आप अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट कराने के लिए इस तरह से बोले। बट ठीक है, अगर आपने बोला और उन्होंने प्रेज़ किया तो बहुत बढ़िया। बट नहीं तो सिंपल आप जाके गुड मॉर्निंग बोलिए, जाके बैठिए। मतलब या तो ठीक आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना, वो आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आप बहुत प्रिपेयर्ड हो। भाई अगर कोई मेरे पास आके मुझे जय हिंद बोल के मेरे सामने बैठ रहा है, तो मेरे दिमाग में एक क्लिक करेगा कि ये आदमी बहुत प्रिपेयर्ड है। तो उससे मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, फिर मैंने लेवल स्टैंडर्ड एक सेट कर लिया। अगर आप वो मीट नहीं करेंगे तो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, और जो मुझे लगता है आपके साथ हुआ होगा। भाई आपने तो आए जी तो सर। इतने प्रिपेयर्ड लग रहे थे, बट आपसे जब बेसिक क्वेश्चन पूछे आप नहीं बता पाए, तो फिर आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है कि अरे यार, मेरे को तो उम्मीद थी आप बहुत अच्छा करेंगे, बट आपने अच्छा नहीं किया। सर सर, और जी। जैसे कोई ऐसे स्पेसिफिक हॉबीज नहीं है हमारी, तो फिर उसका कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं, आप जनरल हॉबी तो किताबें तो पढ़ते ही हो आप, बता दीजिए यस जनरल सर। बुक रीडिंग है सर, ठीक है। ओके। बहुत सर एक सिंपल बार इंटरव्यू आप होता है। सर एक बार आप अपने एंड से जॉब प्रेफरेंस बता दीजिए थोड़ा, मतलब ये बहुत ज्यादा मैं कन्विंस नहीं हूँ इसके लिए कि जैसे एसडीएम को डी एस
के बाद डीएसपी रखने में बहुत लोगों का सजेशंस है कि इस तरह। आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए एक बार प्रेफरेंसेस ना। जैसे फॉर एग्जांपल एसडीएम तो देखो फर्स्ट है ही है, एसडीएम तो सभी लोग चाहते ही हैं। अब उसके बाद आप ये देखिए भी आपको यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए या फिर डेस्क जॉब चाहिए। इसके बाद ऐसे ही हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए तो फिर डिप्टी एसपी नंबर 1 रखिए। उसके बाद आप जेल सुपरिटेंडेंट है, फिर कमांड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स हैं, ये पहले सर जेल रहेंगे। के बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब क्या काम होता है? आपने बोला उसके बारे में कि थोड़ा मतलब यू शुड हैव ब्रेव हार्ट फॉर दैट ना। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यूजुअली आप जेल में जब रहते हैं तो वही है, फिर आपको जितने क्रिमिनल्स हैं उनका जो एक उसी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं यार, मतलब आपको थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है एसपी जेल पे। तो वो थोड़ा सा उस तरह की जॉब है, मतलब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो हेक्टिक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जेल के अंदर ही आपको रेजिडेंस मिलता है या उसके एकदम एडजॉइनिंग रेजिडेंस मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है। जिस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है वो थोड़े से हार्डकोर बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस तरह के बहुत रिफॉर्मेटिव लोग भी जाते हैं एसपी जेल बनते हैं जो रिफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। तो ठीक है, प्रमोशन अच्छे हैं, एसपी जेल उस हिसाब से भी ठीक पोस्ट है, बट हाँ फिर भी मैं डिप्टी एसपी को ऊपर रखूंगा, फिर एसपी जेल, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, इन केस अगर आप यूनिफॉर्म सर्विस की तरफ अपने आप को देख रहे हैं तो। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में और उस तरह के नॉन यूनिफॉर्म सर्विस देखनी है, तो एसडीएम के बाद एआरटीओ अच्छा पोस्ट है, एआरटीओ भर सकते हैं। एआरटीओ के बाद आप टीओ और एसीजीएसटी, इन दोनों में से ऊपर नीचे किसी को कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस, मतलब आपकी जो सर चॉइस। सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो सब रजिस्ट्रार बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है और 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, तो उसको आप असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के बाद रख सकते हैं। ओके सर। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के बाद आप सब रजिस्ट्रार कर सकते हैं। जैसे मैं ये बता देता हूँ, नीचे वाली पोस्ट को आप सबसे आखिरी में रखिएगा इनको, से ये है। सर बताइए। सर टीओ ज्यादा मोनोटोनस है या कि एसीजीएसटी में थोड़ा डाइवर्स है, या ज्यादा मोनोटोनस? इनमें टीओ ज्यादा मोनोटोनस होगी ना जो। टीओ यार थोड़ा सा डायनेमिक तो है, मतलब आपके डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट ऑफिसर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में चले जाओ तो थोड़ा सा डायनेमिक है, बट एसीजीएसटी अलग है, मतलब पब्लिक डीलिंग और एक अलग चैनल है उसमें, एक वर्टिकल एकदम अलग है, अलग उनका ऑफिसेज अलग रहते हैं। मेन टीओ का ऑफिस यूजुअली कलेक्ट्रेट में होता है, जैसे जहाँ पे डीएम बैठते हैं यूजुअली उसके आसपास ही होता है, तो उसी का पार्ट होता है ट्रेजरी। बट जी एसीसीटी वाला जो है वो अलग एक अपने आप में एक वर्टिकल है, क्योंकि एसीसीटी का सबॉर्डिनेट सीटीओ भी इसी में पोस्ट है। जो इंस्पेक्टर होते हैं एक तरह के वो भी इसी में है सीटीओ, और उनका सीनियर जो अगली प्रमोशन है वो एसीजीएसटी होती है। तो ये अच्छा पोस्ट है, मतलब मैं प्रेफर करूंगा टीओ के ऊपर इसको। ठीक है सर। बाकी ये सब जो डेवलपमेंट वाली पोस्ट है वेलफेयर वाली, इनको एंड में रखिए, सबसे एंड में रखिए डिप्टी जेलर को, मतलब डिप्टी जेलर तो सच में लास्ट में रखने का है। तो डिप्टी जेलर को एंड में रखिए, उसके बाद डेवलपमेंट वाली पोस्ट ले लीजिए। माइनॉरिटी, दिव्यांगजन और बैकवर्ड, ये सब आ जाएंगी पीछे, अपने आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा इसमें। फिर आप सीटीओ रख लें, सीटीओ भी ठीक, नीचे से बता रहा हूँ, फिर सीटीओ रख लें। सीटीओ के बाद ऊपर आप वही फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या बीडीओ या ईओ, ये भी अपने हिसाब से कर लें। मतलब बीडीओ में थोड़ा सा है कि आपकी सर्विस मेजॉरिटी इनिशियल 5-6 साल आपकी रूरल बैकग्राउंड में सर्विस रहती है, रूरल क्षेत्र में। तो रूरल वाले हिसाब से बीडीओ है। अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, काम बहुत है, बहुत स्कोप है इनोवेशन का बीडीओ में, प्रोवाइडेड आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपकी इनिशियल 2-3 साल की 4 साल की सर्विस किसी गांव देहात में होगी। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हमेशा डिस्ट्रिक्ट पे एक ही होता है, दो होते हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट में दो होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। तो ये भी वेलफेयर रिलेटेड है, अच्छा अच्छा काम है, मतलब ऐसा नहीं है काम नहीं आता, खूब काम आता है। तो बीडीओ, मतलब मैं अगर ब्रैकेट में बताता हूँ मतलब आपको ना, एक
उसको ग्रुप करके नीचे वाले जो इस वेलफेयर के हैं, दिव्यांगजन, बैकवर्ड माइनॉरिटी, डिप्टी जेलर, सीटीओ और फूड मार्केटिंग वाले, इन सबको एक साथ क्लब कर सकते हैं आप। ठीक है, इनको ऊपर नीचे जैसे करना है कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप हो सकता है वो ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, बीडीओ, ईओ और नायब तहसीलदार। वही फिर एज पर योर प्रेफरेंस, अगर आपको मैजिस्ट्रेट वाला आपको वो है तो उसके लिए नायब तहसीलदार को ऊपर कर लीजिए। अगर डेवलपमेंट का आपको ज़्यादा वो है तो बीडीओ और सोशल वेलफेयर में से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर यूनिफॉर्म वाली बात है तो उसमें होमगार्ड को सबसे ऊपर कर लें। तो एज पर योर चॉइस। फिर जो सबसे टॉप वाला ब्रैकेट है जो ग्रुप रहेगा वो एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ। फिर वही यूनिफॉर्म अगर चाहिए तो डिप्टी एसपी, यूनिफॉर्म नहीं चाहिए तो एआरटीओ, फिर एसी जीएसटी, टीओ और लास्ट में फिर जेल सुप्रिटेंडेंट। तो ये प्रेफरेंस रह सकती है। ओके। जेल सुपरिटेंडेंट आपने नहीं रखा है इसमें कंपैरेटिवली? लास्ट लास्ट में लिया है मैंने, पहले वाले ग्रुप में लास्ट में। ठीक है। और उसके बाद मतलब होम गार्ड कंपेयर करें तो कैसी पोस्ट है? कमांडेंट होम किसके गार्ड। साथ कंपेयर करोगे? तो सेकंड वाला ग्रुप है, उसमें आप सोशल अच्छा। वेलफेयर, बीडीओ और नायब तहसीलदार और ईओ पंचायत में अगर देखें, यूनिफॉर्म का आपको शौक है तो होमगार्ड को ऊपर रख लीजिए। अगर ऐसा यूनिफॉर्म वाला ऐसा कोई मतलब ज़्यादा क्रेज क्रेज नहीं है तो उसमें आप बीडीओ और सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में ऊपर नीचे कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर में बहुत फर्स्ट ज़्यादा ग्रुप में नहीं, स्पेस। सॉरी। फर्स्ट ग्रुप में नहीं रख सकते होम गार्ड को? नहीं यार, मैं फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखूंगा उसको। थोड़ा सा साइड लाइन पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप बता रहे हैं नायब में, जैसे मेरे फ्रेंड्स लगे थे 2019 में उन्होंने, तो मतलब उनको 7 इयर्स हो गए हैं तो अभी तक उनका तहसीलदार पे प्रमोशन तो नहीं हुआ है। तो 19 इनफैक्ट बैच। हाँ जी, और इनफैक्ट कैटेगरी भी है तो भी जैसे रिजर्वेशन, प्रमोशन फास्ट होता यहाँ रिजर्वेशन में वो मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। बट अब वो है। सही। होने वाले होंगे, मतलब वो उनका बैच शायद थोड़ा सा हो सकता है कि वो क्यों रह गए, आई डोंट नो। लोग होने वाले होंगे तहसीलदार अभी बहुत जल्दी। जैसे जब ज्यादा ज्यादा वैकेंसीज होती हैं, जैसे इस बार भी नायब तहसीलदार की 258 हैं, तो अफेक्ट पड़ता होगा ना प्रमोशंस पे? हाँ वो तो प्रमोशन तो है, देखो सबका एक साथ नहीं होता, वो है एक पॉइंट। बट फिर वही है, आप मेन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो यार आप। एडमिनिस्ट जो मजिस्ट्रेसी है, आप नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये एक हायरार्की है। तो डिस्ट्रिक्ट में आप मेन चैनल में रहते हो, मेन स्ट्रीम में रहते हो, वो है। बाकी पुलिस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, आपकी कोर्ट होती है, आप एज पीओ जो आप काम करते हो, तो अच्छा है। मतलब मैं तो प्रेफर करूँगा कि मैंने और डिपार्टमेंट्स जैसे जो रेगुलर बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होता है, तो नायब तहसीलदार मेरे को प्रेफर करूँगा मैं बीडीओ से ऊपर, क्योंकि बीडीओ डेवलपमेंट में ब्लॉक लेवल पे होता है, पर नायब तहसीलदार बीडीओ जितने ही एरिया में एक मिनी एसडीएम होता है। तो इसको ऐसे देखता है मैं। सर, और एक आपने सेकंड पे जैसे एआरटीओ बताया है, उसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म जॉब चाहिए तो जैसे एआरटीओ अदर कंसर्न्स को छोड़ के मतलब कुछ और है इसमें स्कोप है काम करने का, मतलब नहीं, कि खूब जिसमें खूब जॉब स्कोप है, सेटिस्फेक्शन? खूब स्कोप है इसमें आपका। अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब आपको एनफोर्समेंट में तो खूब स्कोप है, अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं तो बहुत एनफोर्समेंट कर सकते हैं। और जनरली आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट राइट कहीं रूरल एरिया में आपकी जॉब होगी, नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट पे रहते हो, अच्छी पोस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। और टीओ में और एसी जीएसटी में आप लोग देख लें। मतलब टीओ थोड़ा सा डायनेमिक हो सकता है कि आप मिनिस्ट्रीज मतलब डिपार्टमेंट में और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बाकी अगर एकदम क्लीन कॉरपोरेट टाइप अगर आपको जॉब करनी है तो एसी जीएसटी भी अच्छी पोस्ट है। मतलब उसको अपना अलग वर्टिकल है, अलग ऑफिस रहता है उनका, कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इंटरेक्शन ज़्यादा रहता नहीं है, अपना अलग वर्टिकल है। और एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं लोग, मतलब जो यंग एज में आते हैं वो एडिशनल कमिश्नर हो जाते हैं। सर वैसे आपने लार्जली बता दिया। इन केस अगर आप एक बार
बताना चाहें जो आप अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, अगर आप एक बार बताना चाहें तो स्टार्टिंग से मतलब सर मैं फर्स्ट कंसिडर। फर्स्ट में मैं एसडीएम रखता। ठीक है सर। दूसरा में मुझे यूनिफॉर्म से उतना परहेज नहीं है, बट स्टिल मतलब देखूं तो मैं फिर डिप्टी एसपी रखता। ठीक है। थर्ड में ठीक है। एआरटीओ रखता। फोर्थ में एसी जीएसटी रखता। फिफ्थ में टीओ रखता। और सिक्स्थ में जेल सुप्रिटेंडेंट रखता। फिर मैं जो सेकंड ग्रुप है उस ग्रुप में मैं सबसे ऊपर रखता नायब तहसीलदार। फिर मैं रखता बीडीओ। फिर मैं रखता ईओ पंचायत। फिर मैं रखता डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। फिर जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर रखता मैं कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड। और फिर मार्केटिंग ऑफिसर, फूड मार्केटिंग ऑफिसर। फिर रखता सीटीओ। और उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट वाले बैकवर्ड, दिव्यांगजन, माइनॉरिटी, और लास्ट में डिप्टी जेलर। और जैसे सब ठीक है रजिस्ट्रार सर। अगर बीच में है तो मैं फर्स्ट वाले में लास्ट रखता, मतलब फर्स्ट ग्रुप में एसपी जेल के बाद सब रजिस्ट्रार रखता। ठीक है सर। आई थिंक सारे क्लैरिटी से बता दिए है मयंक ने आपको, है ना। और डाउट भी आपके जी। क्लियर होते बहुत क्लैरिटी आई है। मयंक, थैंक यू, सर आपने टाइम वेलकम सर। निकाला। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं तो। और वैसे मयंक से वैसे बात होती है, मयंक हमेशा रेडी रहता है एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए। ये मोडेस्टी है मयंक की, और बाकी ठीक। सर आज भी जैसे मैंने शॉर्ट नोटिस पे ही कहा, मयंक बच्चों को चाहिए हेल्प, और इन्होंने नहीं फटाफट सर, किया। अगर आगे भी किसी का कोई डाउट रहेगा सर तो हाँ हाँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। जब बिल्कुल। तक इंटरव्यू है, कोई कोई डाउट है किसी का तो किसी भी स्पेसिफिक इशू पे। बल्कि सर जैसे मैं, 17th को ही है, 17th को इवनिंग स्लॉट में इंटरव्यू है, तो हार्डली 7 डेज ही रहते हैं और अभी तक कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया है ना, तो फिर ऐसे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या करें। जैसे सर मेरा यूजी सब्जेक्ट डिफरेंट है, पीजी सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो फिर वो दोनों भी प्रिपेयर करने हैं सर। और ये आप प्लस मैंने बीएड भी किया है, तो मैं ये तीनों प्रिपेयर करके जाऊँ। अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपने इतने कंपटीशन को क्रॉस करके आप लास्ट 3,000 लोगों में, या जो जितने भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उतने लोगों में आप आए हो, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। इसी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रेस्ट जो मैंने बताया सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकता, मतलब आप मेंस वाला यूपीएससी के मेंस का ऑप्शनल का तैयार नहीं करके जा सकते अब। ठीक है। ओके वो सर। आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। पर हाँ, ओके अगर आपने जो जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब आपका यूजी का सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, जो बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि ओके जो एक्सपर्ट बैठा है वो आपका मेंस का आंसर राइटिंग नहीं करवा रहा है आपसे। वो जनरल चीज़ें पूछेंगे आपसे, बस जितना पता सर हो जो उतना पता। ओके सर, सर जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वहाँ, तो वो हमारा यूजी सब्जेक्ट पे बेसिस होगा या पीजी सब्जेक्ट पे, क्योंकि मेरे दोनों डिफरेंट है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो लिस्ट उनके पास जाएगी तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो ना भी हो। मतलब ऐसी भी ओके पॉसिबिलिटी है कि वो ना भी हो। ओके तो बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत तो पूछेंगे। मतलब मैं अगर, भले मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कुछ भी आपसे, कि बताइए कि उस समय कौन सी बैटल में कौन था, या कौन सी रीजन की क्या पुराने हिस्ट्री में क्या रेलेवेंस है। तो ओके जनरल चीज़ें आप बता दें, उसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे आपसे, डेट नहीं पूछेंगे आपसे, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछेंगे आपसे, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। एक सर जैसे जनरल आइडिया। इकोनॉमिक्स, सर जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है यूजी का, तो उसमें सब जो बिल्कुल ऐसे डीप थ्योरीज और जो हमारे सब्जेक्ट थे वो ना करके जाए, ऐसे बेसिक कंसेप्ट तो पता ही है। नहीं, उतना उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। और नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो ना कि सर ग्रेजुएशन या मास्टर्स की वजह से थोड़ा टाइम हो गया, तैयारी करते हुए आउट ऑफ टच है। ट्राई कर सकते हो, बता दूं तो। ठीक है। नर्वस ओके नहीं होना यार, अभी आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं है। सर, और जैसे 1 वीक में पॉसिबल है ना कि अच्छे खासे मार्क्स 70-75 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ऑनेस्ट रहना है बस। नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो बता दो। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बाकी मैं, मानसी ने मेहनत काफ़ी कर रखी है ना। काफ़ी इसने अलग अलग स्टेट के मेंस दिए हैं, तो
वही सर, जब इतना यहाँ पे सर यूपी यूपी का पीसीएस सर अपने आप में मिनी यूपीएससी है। आप वही लोग जो यूपीएससी लिख रहे हैं वही पीसीएस दे रहे हैं। तो अगर आप इतने कंपटीशन से स्क्रीन होके आप इंटरव्यू तक आ गए हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसे सिद्धार्थ, इसने देखो मल्टीपल इंटरव्यू, तो ये सारे सिंसियर बच्चे हैं, है ना। और हम चाहेंगे बिल्कुल आपके साथ ये भी जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, इसीलिए इनको इकट्ठा किया आपके साथ आज, कि इनकी थोड़ी नहीं हेल्प हो नहीं, जाए, डायरेक्शन मिले, है ना। सिंसियर ये बच्चे बिल्कुल लगातार लगे हैं काफी टाइम से। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है भाई, हो गया भाई बच्चों दोनों सारा सॉल्व, सब डाउट। यस हाँ सर। जी सर। हाँ चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, है ना। ओके सर। फिर भी कुछ ओके आगे सर। हेल्प होगी सर, आपकी हेल्प करेंगे, मैं तो ही, है ना। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।